हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो ज़रा देख लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास का जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी का चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में आप देख लें, ज़रूर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ आपको मिलेगा। तो इससे पहले हम लोग जो पहला चैप्टर था मानव भूगोल का ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल आपका है, भूगोल का 2 हिस्सा है 12वां क्लास में। तो 12वां क्लास में मानव भूगोल का पहला चैप्टर जिसमें मानव भूगोल का परिचय है वो हम लोग आपको करवा चुके हैं विथ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें भी हम लोग 40 MCQ के साथ हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा समय तो आपको जरूर देना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट और 40 MCQ आपको सभी मिलेगा एक ही साथ, एक ही वीडियो में। कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको मिले। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं और बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय देख ले। देखिए चैप्टर का नाम जैसे विश्व जनसंख्या, तो विश्व जनसंख्या से ही जग जाहिर है। विश्व जनसंख्या मतलब विश्व में कितना जनसंख्या है, उसका कितना क्या सिस्टम है, कितना वितरण उसका है, वही सब हम लोग देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट हम लोग देख लें। पॉइंट यह है कि 31वीं सदी, गलती से यहाँ लिखा गया है, ये 21वीं होगा। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 600 करोड़ हो गई थी, 600 करोड़। लेकिन अभी जो विश्व की जनसंख्या है वो आपका लगभग कितना है? तो वो 800 करोड़ है। ये आपको याद रखना है। वर्तमान विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 800 करोड़ है। ये 2025 लगभग की बात की जा रही है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। इसका मतलब विश्व की सभी जगहों पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ये कम और ज़्यादा का उदाहरण भी हम लोग अभी तुरंत में देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे एशिया में ही बात करते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है, इनका एक कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी ज़्यादा जगह में, ज़्यादा क्षेत्रफल में कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो यही जनसंख्या में असमान वितरण को बताने के लिए एक कथन मान सकते हैं हम लोग कि एशिया में कम स्थान पर अधिक लोग, ज़्यादा स्थान पर कम लोग हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक महादेश आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया का 3% क्षेत्रफल में 97% आबादी रहता है और 97% क्षेत्रफल में 3% आबादी रहता है। तो यही आप जनसंख्या का असमान वितरण को जान सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। अब जनसंख्या का कैसा वितरण है वो थोड़ा हम लोग देख लें। सबसे पहली बात कि जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। तो जनसंख्या वितरण अगर कोई पूछे क्या है तो क्या बोलिएगा कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है कि लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे फैले हुए हैं, यही है जनसंख्या वितरण। यह अत्यंत असमान है, अत्यंत असमान। अब वितरण का प्रतिरूप थोड़ा देख रहे हैं। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में रहती है और 10% आबादी 90% क्षेत्र में रहती है, यानी खाली जगह ज़्यादा है और आबादी वाला जगह केवल, यानी 90% से अधिक जनसंख्या 10% क्षेत्र पर ही निवास करती है। तो ये अपने आप में काफ़ी अजीब बात है। विश्व के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश लगभग 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 6 देश तो केवल एशिया में है। अब सोचिए विश्व का टॉप 10 देश में मात्र 10 देश में 60% से ज़्यादा आबादी है। तो दुनिया में 100 आदमी में 60 आदमी 10 देश में है, उसमें से 6 देश एशिया में है। जैसे 1 नंबर में आपका चीन है, दूसरा में भारत है, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। ये सभी के सभी ज़्यादा आबादी वाले देश कहाँ हैं? तो ज़्यादा आबादी वाले ये सारे देश कहाँ हैं? तो एशिया में ही है। अब देखिए यहाँ 2 प्रकार के क्षेत्र मिल जाएंगे आपको। एक सघन आबाद क्षेत्र यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे एशिया के मानसून क्षेत्र, भारत, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये सभी क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं। और एक है आपका विरल आबादी का क्षेत्र, जिसमें ध्रुवीय प्रदेश विरल आबादी क्षेत्र है, जहाँ अत्यधिक ठंडे होते हैं। उष्ण मरुस्थल, अत्यधिक गर्म और शुष्क जगह में विरल आबादी। उच्च पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कठोर स्थलाकृति, घर और बनाने में दिक्कत होता है, रहने बसने में दिक्कत होता है, ऐसे जगह में कम आबादी क्षेत्र हैं। तो ऐसे जगह जहाँ रहना इंसान के लिए दुभर होता है वो विरल आबादी क्षेत्र का होता है। तो जितने भी चीज़ें यहाँ आपको यहाँ हैं वो सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें शामिल किया गया है आपके नोट कॉपी में लिखने के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब थोड़ा जनसंख्या में वितरण को अगर देख ले तो विश्व में टॉप 10 वाले आबादी का क्षेत्र आप थोड़ा सा देखिएगा तो थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए पहला जो आपका देश है टॉप 10 में वो आपका कौन सा है? तो सबसे पहला तो आपका चीन है। सबसे पहला क्या है? तो चीन, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। दूसरा नंबर आपका क्या है? तो दूसरा नंबर है भारत का। तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर आपका है अमेरिका का, यानी USA का। उसके बाद
चौथा नंबर आप देखेंगे तो चौथा नंबर आपका क्या है, तो इंडोनेशिया। ये जो जगह जो दिख रहा है ये इंडोनेशिया का है। और उसके बाद पांचवा नंबर आपको दिख रहा है ये आपका है ब्राज़ील, पांचवा नंबर। और फिर छठा नंबर जो है ये आपका क्या है, तो ये पाकिस्तान है। और सातवां नंबर है अफ्रीका का नाइजीरिया। और फिर सातवां नंबर, अच्छा सातवां नंबर तो हो गया। और उसके बाद आठवां नंबर जो है ये आपका बांग्लादेश है। और नौवां नंबर में क्या है, तो नौवां नंबर में रूस है। और 10वां नंबर में क्या है, तो 10वां नंबर में मैक्सिको है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबरिंग वाइज। आगे भी हम लोग इसका नंबरिंग वाइज का लिखा हुआ चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिसमें पहला नंबर में आप क्या लिखिएगा, पहला नंबर में लिखिएगा चीन। दूसरा में आपको क्या लिखना है, तो दूसरा में भारत। और फिर तीसरा में आपको क्या लिखना है, यूएसए। और चौथा में आपको क्या लिखना है, चौथा में लिखना है इंडोनेशिया। और फिर पांचवा नंबर में लिखना है आपको ब्राज़ील। पांचवा में क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा। और फिर छठा नंबर में हो जाएगा क्या, पाकिस्तान। और छठा के बाद सातवां नंबर में क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। हम लोग मैप आपके सामने रखे हैं, उसी से देख कर लिख रहे हैं ताकि आपको आराम हो। और फिर आठवां नंबर में आप देख सकते हैं, आठवां नंबर में क्या है, तो आठवां नंबर में है बांग्लादेश। और नौवां नंबर में क्या है, तो रूस। और फिर 10वां नंबर में क्या है, तो 10वां नंबर में है मैक्सिको। तो ये सभी देशों का लिस्टिंग आप कर सकते हैं जनसंख्या के वितरण में, कि किस तरह से जनसंख्या रियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखते हैं जनसंख्या के वितरण में टॉप 10 कंट्री में, जैसा कि इसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए थोड़ा। जैसे चाइना में 19% आबादी है पूरा दुनिया का। भारत में कितना है, तो 17.5%। फिर आपका यूएस में 4.5%, इंडोनेशिया में 3.4%, ब्राज़ील में 2.8%, पाकिस्तान में 2.7%, बांग्लादेश में 2.4%, नाइजीरिया में 2.3%। और उसके बाद रूस में कितना है, तो 1.2%। और जापान में कितना है, तो 1.9%। तो ये रहा आपका आबादी का। अच्छा देखिए, यहाँ जापान के जगह में ऊपर वाले मैक्सिको था, एनसीईआरटी के हिसाब से मैक्सिको है। और यहाँ जो आपका डाटा लिया गया है इसमें जापान है, आपको मैक्सिको लेके चलना है। और यहाँ कंटिनेंट वाइज, यानी अगर महादेश के आधार पर आप देखेंगे जनसंख्या का वितरण, तो वो कैसे है वो थोड़ा देख लें। जैसे एशिया में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, तो 60%। एशिया में देखिए 59 है, इसको आप लगभग में क्या मान सकते हैं, तो लगभग में आप 60 मान सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा ब्राइट कलम का यहाँ चूज करते हैं हम लोग। एशिया में लगभग कितने, तो एशिया में 60%, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अफ्रीका में 18%, 17.9 को आप क्या मान लेंगे, तो 18%। और साउथ अमेरिका में है 5.5%, नॉर्थ अमेरिका में 7.5%, यूरोप में 9.3%। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में केवल 0.6%, यानी लगभग 1% आबादी ही ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है पूरे विश्व की। तो ये हुआ 2022 के हिसाब से कंटिनेंट वाइज, यानी महादेश वाइज। तो इसे भी आप जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे इसे बनाने का। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो भी देख लें। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वही क्या होता है, तो वही हो जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर स्थान में रहने वाले लोगों की संख्या, वो भी 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जगह में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, 1 किलोमीटर के एरिया को। तो ये तो हो गया 1 किलोमीटर का एरिया। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, तो इसका निकालने का एकदम सीधी तरीका है कि जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से। उदाहरण के लिए भारत की आबादी अगर 121 करोड़ है, भारत की आबादी अगर 121 करोड़ है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को भाग देने पर जो अंक आएगा वही होगा क्या, तो वही होगा जनसंख्या घनत्व। तो यही दोनों को भाग देने पर जो जनसंख्या घनत्व आता है, जैसे ये आता है आपका कितना 382। इसका मतलब भारत में प्रत्येक 1 किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। अब देखते हैं कि महाद्वीप वाइज कैसा है जनसंख्या घनत्व। जैसे एशिया का है 146, यानी एशिया में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 146। उत्तरी अमेरिका में 20, दक्षिण अमेरिका में 32, अफ्रीका में 43, यूरोप में 33 और ऑस्ट्रेलिया में केवल कितने लोग रहते हैं, केवल 5 लोग। यानी ऑस्ट्रेलिया बहुत फीका आबादी वाला जगह है।
अब अत्यधिक सघन आबादी वाले जगह को देखते हैं थोड़ा। देखिए, अत्यधिक सघन जनसंख्या, पहला नंबर में आपका चीन है, तभी आपको बताया, दूसरा में भारत, तीसरा में अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां आपका रूस और 10वां क्या है, मैक्सिको। इसी के आधार पर वो मैप हम लोग बनाए थे। तो ये हुआ विश्व के टॉप 10 कंट्रीज। अब जनसंख्या का वितरण क्यों अलग अलग है, क्या कारण है कि जनसंख्या अलग अलग है, यानी अलग अलग जगह में कम या ज़्यादा लोग हैं? तो इसके कई कारण हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। तो इसमें कारक कई हैं। एक हो जाएगा आपका, जैसे एक है भौगोलिक कारक, एक हो गया भौगोलिक कारक के बाद एक हो जाएगा आपका क्या, तो आर्थिक कारक, आर्थिक कारक के बाद एक क्या हो जाएगा, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, और एक आपका हो जाएगा क्या, अच्छा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ये तीनों का हम लोग डिटेल देखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे इसमें भौगोलिक में क्या, जैसे जल की उपलब्धता, जल कम या ज़्यादा होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा या कम निवास करेंगे। भू आकृति पर भी निर्भर करता है आबादी, जलवायु पर निर्भर करता है, मृदा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अब देखिए, आर्थिक कारक में खनिज स्थल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग रहते हैं। नगरीकरण भी आबादी को प्रभावित करता है, औद्योगिकरण भी आबादी को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक में यहाँ आपका सांस्कृतिक कारक में यहाँ गलती से यही आपका कॉपी पेस्ट हो गया है, ये तीनों नहीं होगा, इसका हम लोग डिटेल हम लोग देखने वाले हैं सांस्कृतिक कारक का। तो चलिए सांस्कृतिक कारक का हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं, या बाकी सभी का। तो भौगोलिक कारक में क्या क्या है थोड़ा देख लें, और इसे भी आप लिखेंगे ऊपर में। एक बार ये आपका खाका बनेगा एग्जाम में, फिर आप इसका डिटेल आप करते रहिएगा। तो भौगोलिक कारक में क्या क्या है वो जरा देख लें। जैसे पहला नंबर है भौगोलिक कारक का, जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जल जीवन का आधार है, इसलिए लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां ताजे जल उपलब्ध हो, जैसे नदी, घाटियां और झीलें। भू आकृति, लैंडफॉर्म, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कारक है। समतल मैदान और मंद ढलान वाले क्षेत्र कृषि, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए बहुत ही अच्छे अनुकूल होते हैं, जैसे गंगा का मैदान। पर्वतीय और पठारी क्षेत्र प्रायः विरल जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि वहां बसना कठिन होता है। तो भू आकृति भी बहुत मायने रखता है। अब जलवायु देखते हैं। अत्यधिक गर्म या ठंडी या अत्यधिक शुष्क या आर्द्र जलवायु क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। जहाँ कोई भी चीज अति होता है ना, वहाँ लोग कम ही निवास करते हैं। मध्यम जलवायु क्षेत्र जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र अधिक आबादी वाले होते हैं, वहाँ लोग बसना पसंद करते हैं। फिर मिट्टी का भी एक अलग रोल है। उपजाऊ मृदाएं कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलोढ़ मैदान और डेल्टा क्षेत्र सघन आबादी वाले होते हैं। उपजाऊ होगा मिट्टी तब तो हम लोग अपने लिए अनाज उत्पादन कर सकते हैं। अगर मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगा तो फिर हम लोग अनाज उत्पादन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक देखते हैं, आर्थिक कारक। ये ऊपर हम लोग देखे थे भौगोलिक कारक, अब देखेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में एक है खनिज। खनिज का भंडार यानी निक्षेप वाले क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। जैसे अफ्रीका में कटंगा, जामिया, तांबा पेटी। झारखंड भी आपका खनिज की वजह से ही आबादी वाला क्षेत्र है। नगरीकरण भी एक महत्वपूर्ण रोल। जैसे देखिए, नगर बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं, परिवहन के साधन प्रदान करते हैं। नगरों में बहुत ज्यादा सुविधा होती है, इसीलिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर, शहर की ओर आकर्षित होते हैं, और इसलिए नगर की आबादी बढ़ती है। औद्योगिकरण का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। औद्योगिकरण क्षेत्र रोजगार के बड़े मौके प्रदान करते हैं, न केवल कारखानों में बल्कि जैसे गाड़ी घोड़ा चलता है, व्यापार, बैंकिंग, ये सब होता है। जैसे जापान का कंसाई क्षेत्र, झारखंड का जमशेदपुर क्षेत्र, बोकारो क्षेत्र, ये सब औद्योगिकरण के लिए ही जाना जाता है, और औद्योगिकरण के लिए ही यहाँ आबादी भी बढ़ी है। अब देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ स्थान धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम। कुछ स्थान सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले होते हैं, जहां से लोग पलायन करते हैं, यानी कोई जगह में आपको शांति ही नहीं मिलेगा, वहां हमेशा अलग अलग मामले होते रहेंगे, तो वहां से लोग हटना चाहते हैं। तो सांस्कृतिक सामाजिक कारक भी बहुत मायने रखता है। सरकारें भी प्रोत्साहन या प्रतिबंधों से जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे सरकार कहीं पर बैन लगा दिया कि यहाँ लोग नहीं बस सकता, जैसे जम्मू कश्मीर में बैन था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर की आबादी भी कम थी। अब हो सकता है वहाँ का आबादी थोड़ा बहुत बढ़े, तो ये सरकार भी डिसाइड करता है। तो ये हुआ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है वो देखें। पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है किसी निश्चित समय में, जैसे 10 साल के दौरान, अधिकतर 10 साल के लिए ही होता है, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन से है उसका तात्पर्य, यानी कितना बदलाव होता है। आबादी पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.25 लाख, तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि होगी आपका 25,000 का।
आबादी था 1 लाख, बाद में हो गया 75,000, तो वृद्धि कितना हुआ -25,000 का। इसका मतलब यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी वृद्धि या कमी दोनों हो सकता है। अब देखिए वृद्धि या कमी तो हो जाएगा, ठीक है, कम ज़्यादा ये समझना। अब इसका परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं, तो वो घटक हो जाएंगे 3, एक जन्म दर बर्थ रेट, एक मृत्यु दर डेथ रेट और एक प्रवास। जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या, प्रति 1000 आबादी में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, जीवित जन्म, उसे कहते हैं जन्म दर, और कितने लोग 1000 की आबादी में मर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो डेथ रेट यानी मृत्यु दर। और प्रवास क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, यही है आपका प्रवास, यानी जगह छोड़ के लोग पलायन जो करते हैं वही प्रवास कहलाता है। तो जनसंख्या 3 कारण से बदल सकता है, जन्म से, मृत्यु से और प्रवास से। तो ये तीनों कारण से जनसंख्या बदलता है, यहाँ परिवर्तन का घटक बोला गया है। तो ये परिवर्तन के घटक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर दिमाग में रखें। ये सभी चीज़ें आपके लिए उतना ही जरूरी हैं, टोटल की टोटल चीज़ें आप जरूर इसे नोट डाउन कर लें। अब थोड़ा प्रवास के बारे में जान ले कि ये प्रवास क्या होता है। तो देखिए प्रवास एक होता है उत्प्रवास एमिग्रेशन, एक होता है आप्रवास इमिग्रेशन। अब एमिग्रेशन यानी उत्प्रवास क्या है, जब लोग किसी स्थान से बाहर जाते हैं, जब लोग किसी स्थान से बाहर जाते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं, एमिग्रेशन कहते हैं, बाहर जाने वाले प्रवासी। और जब लोग किसी स्थान पर आते हैं यानी अंदर आने वाले प्रवासी तो एमिग्रेशन, यानी लोग आ रहे हैं तो एमिग्रेशन, जा रहे हैं तो इमिग्रेशन। प्रवास के कारण जनसंख्या घटती या बढ़ती है, लोग आएंगे या जाएंगे। अब प्रवास लोग क्यों करते हैं, लोग बेहतर आर्थिक अवसर यानी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं या सामाजिक राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रवास करते हैं। तो ये सभी प्रवास के कारण हैं, जितने भी पॉइंट बताए, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण और चौथा कारण, ये हुआ 4 कारण। अब प्रवास के कारक, प्रवास किन मतलब प्रवास के क्या क्या कारण है इसका भी प्रकार है। तो ये कारण तो ऊपर में आपका बताया गया था। तो एक कारक होता है प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर, जिसके वजह से लोग भागने पर मजबूर हैं, और एक होता है अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर, जिसके वजह से लोग आने पर मजबूर हैं। जैसे मान के चलिए झारखंड में बहुत सारा सुविधा रहेगा तो बिहारी लोग आने चाहेंगे या बंगाली लोग आने चाहेंगे या यूपी वाले आने चाहेंगे, तो इसका मतलब वो पुल फैक्टर है, खींच रहा है। और झारखंड में पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा, कोई चीज़ सही नहीं रहेगा, तो ये चीज़ पुश फैक्टर होगा, यानी यहाँ से लोग को जाने के लिए मजबूर करेगा। तो देखिए प्रतिकर्ष कारक देखते हैं, जो लोगों को किसी स्थान से दूर धकेलते हैं, और बेरोजगारी, खराब जीवन स्थितियां, राजनीतिक अशांति, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी जो लोगों को किसी स्थान से दूर धकेलते हैं वही होता है प्रतिकर्ष कारक। जैसे बेरोजगारी दूर धकेलेगा, यहाँ बेरोजगारी रहेगा तो आदमी दूर जाएगा ही, खराब जीवन स्थिति दूर जाएगा ही। अब अपकर्ष, जो लोगों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर रोजगार, उच्च मजदूरी, हाई मजदूरी यहाँ मिलेगा तो लोग आएंगे, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शांति और स्थिरता, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी अपकर्ष कारक है। ये चीज़ आप जरूर जान लें बहुत बढ़िया से कि उत्प्रवास यानी जब लोग बाहर जाते हैं, आप्रवास जब आते हैं, प्रतिकर्ष दूर जाने के लिए दूर जाने का कारक, और अपकर्ष क्या है, नज़दीक आने का कारक, यानी जिसके वजह से लोग खींचे चले आते हैं किसी आबादी की तरफ। अब जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति है विश्व स्तर पर, वो थोड़ा देखें। मानव इतिहास के अधिकांश समय में जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है। 18वीं सदी के अंत में जब औद्योगिक क्रांति हुआ, कारखाना में बदलाव यानी कारखाना सबका बहुत ज़्यादा लगा हुआ, तो मृत्यु दर में कमी आई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुआ। यानी जनसंख्या वृद्धि जन्म दर की वजह से कम, मृत्यु दर में कमी की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग मरने कम लगते हैं स्वास्थ्य सुविधा की वजह से। मेडिकल फैसिलिटी मिलता है तो लोग कम मरेंगे, तो कम मरेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगी। 20वीं सदी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद चिकित्सा विज्ञान में प्रगति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण जनसंख्या विस्फोट देखा गया। जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं अत्यधिक वृद्धि को, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के कारण लोग कम मरने लगे। जनसंख्या में दुगुना होने का समय तेजी से घटा है। वर्तमान विश्व को दुगुना होने में 31 वर्ष लगते हैं, यानी अभी 31 साल। अच्छा, ये 31 साल इसमें थोड़ा डाउटफुल है, इसे थोड़ा सा चेक किया जाए। ये आपका हो जाएगा जो वर्तमान जो जैसे 800 करोड़ आबादी जो हुई है, तो 400 से 800 करोड़ होने में लगा है 51 साल। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको पैटर्न भी आपको एक बताएंगे अभी, जिसे आप जरूर आप नोट डाउन करिएगा।
जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव या परिणाम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खाली जगह देख के हम लोग बताएंगे। जैसे एक होता है पॉजिटिव प्रभाव, एक होता है नेगेटिव प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में युवा और कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये हुआ जनसंख्या वृद्धि का अच्छा प्रभाव। नकारात्मक में क्या है, संसाधन यानी जल, भोजन, भूमि, ऊर्जा पर दबाव बनता है, यानी आदमी ज़्यादा, मतलब जमीन कम, ऊर्जा कम, जल कम, ये सब होता है। पर्यावरण में प्रदूषण होता है, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, और संरचना में कमी आती है, जीवन स्तर में गिरावट आता है। तो ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं डिटेल। एक चीज़, क्या चीज़ है वो आपको बताएं। जैसे जनसंख्या वृद्धि का एक पैटर्न, अगर विश्व का जनसंख्या का हम लोग बात करें तो देखिए, जब 10,000 ईसा पूर्व यानी 10,000 BC में जो विश्व की आबादी थी कितनी, तो 50 लाख। अब देखिए 1650 ईस्वी यानी बहुत लंबे समय के बाद हो गया विश्व का आबादी कितना, तो 50 करोड़। अब आगे का पैटर्न देखते हैं। 1650 से 1804 यानी मात्र 154 साल में विश्व की आबादी कितनी हो गई, तो 100 करोड़। और उसके बाद 1927 यानी मात्र 123 साल में कितनी हो गई, तो 200 करोड़। अब उसके बाद फिर 1974 यानी मात्र 47 साल में कितनी हो गई, तो 400 करोड़। और उसके बाद फिर 2025 यानी मात्र 51 साल में कितनी हो गई, तो 800 करोड़। तो ये हुआ जनसंख्या बढ़ने का पैटर्न, कि विश्व का आबादी किस प्रकार से बढ़ा है, उसका ये हुआ एक नॉर्मल सा पैटर्न, जो कि एक अजीब वृद्धि को दर्शाता है कि कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। सोचिए, पहले दुगुना होने में कितना समय लग गया, और उसके बाद में दुगुना होने में लास्ट में कितना लग रहा है, केवल 51 साल। अब तो दुगुना होने में 51 साल भी नहीं लगेगा, अब 51 साल से भी अब कम ही लगेगा दुगुना होने में समय। तो ये हुआ आपके लिए कुछ खास। अब देखते हैं थोड़ा जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में कैसे बदलती है। यानी कहीं पर हाई डेथ रेट है और हाई बर्थ रेट है, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और उससे लोग कम पैदा भी होंगे और कम लोग मरेंगे भी। कैसे बदलता है, यह आर्थिक विकास से जुड़ा है। लोग तरक्की करेंगे तो जन्म दर भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, क्योंकि वहाँ के लोग खेतीहर हैं। जननांकीय संक्रमण जब होता है तो नगरीय क्षेत्र में वो तब्दील हो जाता है, और उसमें जन्म दर भी लो और मृत्यु दर भी लो हो जाता है। वो जगह क्या हो जाता है, औद्योगिक। तो ये चीज़ आप ग्राफ बनाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं इसके सिद्धांत और अवस्थाएं कितनी होती हैं। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत की अगर अवस्थाओं की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं 3 अवस्थाओं के बारे में, जिसमें पहली अवस्था आप देख सकते हैं, पहली अवस्था, और एक है दूसरी अवस्था, और एक क्या है, तीसरी अवस्था। इसका नाम ही है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। यानी एक हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेज, एक आपका हो जाएगा सेकंड स्टेज, और एक आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड स्टेज। तो 3 स्टेज जो होगा इसी को हम लोग मूल रूप से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो विशेष रूप से हम लोग को देखना है, इसमें से क्या क्या होगा, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था, इसको थोड़ा सा गौर से हम लोग देखते हैं। तो देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि जननांकीय संक्रमण में, जैसे यहाँ इस ओर जो आप देखेंगे तो इस ओर देश का उदाहरण देखिएगा। यहाँ बांग्लादेश, पेरू, श्रीलंका, केन्या, और उसके बाद कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो जाएंगे एक तरफ, और उसके बाद दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ जो इधर जो हम लोग देखेंगे, जैसे ये अवस्था 1 है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके ये वाला जगह से यहाँ तक। तो ये अवस्था में, पहली अवस्था में क्या है उसको बात करते हैं। पहला अवस्था जो है उसमें से आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों आपका हाई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों आपका हाई है। जैसे यहाँ 0 से शुरू हुआ, 0, 15, 35, तो दोनों आपका हाई है। जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों आपका हाई रहेगा, दोनों के दोनों, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस अवस्था को पहली अवस्था, प्रथम अवस्था बोला जाता है। प्रथम अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या होगा, हाई रहेगा। अब देखिए, तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई रहेगा तो नॉर्मल, यानी बहुत ज़्यादा आबादी में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वृद्धि ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ जन्म दर जैसा है वैसा ही रह गया है, यानी जन्म दर हाई ही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु दर में एक तरफा कमी है, तो मृत्यु दर में कमी होने की वजह से जनसंख्या बढ़ती है। ये हुआ आपका अवस्था नंबर 2। अब ये अवस्था नंबर 3 में क्या होता है, अवस्था नंबर 3 में जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ये अवस्था नंबर 3 है। अब देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहेगा, आबादी में वृद्धि होगी एकदम, जैसे बांग्लादेश और वर्षावनों के आदिवासी। अब जैसे पेरू जैसे देश, यहाँ क्या होगा कि जन्म दर हाई ही रहेगा और मृत्यु दर लो हो जाएगा। श्रीलंका, केन्या, ये सभी में ऐसा ही बात है। अब उसके बाद यानी यहाँ समय के साथ ऐसा होगा, समय के साथ। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सभी देश जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में क्या होता है कि निम्न उतार चढ़ाव होता है, यानी जन्म दर भी लो होता है और मृत्यु दर भी लो होता है। यही है जननांकीय संक्रमण के 3 सिद्धांत। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं पहली अवस्था के बारे में। तो देखिए, तीनों में हमारा सेम फोटो है, यानी पहली अवस्था के बारे में एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे अगर आए तो हम लोग देखते हैं वो चीज़ को। तो पहली अवस्था में जैसा कि हमने देखा क्या होगा, उच्च प्रजनन क्षमता, यानी जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों। जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, बढ़ती है लेकिन धीमी होती है। अधिकांश लोग कृषि में लगे होते हैं, साक्षरता का स्तर निम्न होता है और स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त, इसीलिए तो मृत्यु दर भी हाई होता है। कोई भी देश वर्तमान में इस अवस्था में नहीं है, पहले था बांग्लादेश। ऐतिहासिक रूप से सभी देश इसी अवस्था में थे, सभी देश इसी अवस्था में थे, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की अवस्था में। दूसरी अवस्था क्या है, देखिए मृत्यु दर में कमी आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत्यु दर में क्या आना शुरू हो गया है, कमी आना शुरू हो चुका है। और जबकि जन्म दर अभी भी ऊंची बनी हुई रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होता है, इसलिए तो मृत्यु दर कम होता है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कई विकासशील देश जैसे भारत, कुछ हद तक अफ्रीकी देश इसी अवस्था में हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरी अवस्था को। तीसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर में भी गिरावट हो जाती है क्योंकि लोग परिवार नियोजन अपनाते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। मृत्यु दर पहले से कम बनी रहती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है, अब धीमा हो जाएगा। अधिकांश विकसित देश और कुछ विकासशील देश इस अवस्था में है, तो भारत इस अवस्था में अब प्रवेश कर चुका है लगभग। तो अब जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो चौथी और पांचवी अवस्था भी मानते हैं। ये क्या होता है ये देख लें। चतुर्थ अवस्था जो स्टेज 4 जो होता है वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी दोनों लो हो जाता है, एकदम लो। जनसंख्या वृद्धि या तो बहुत धीमी या तो स्थिर होती है। पंचम अवस्था जो होता है उसमें जन्म दर अभी भी कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या में कमी आती है, जैसे जापान, जर्मनी, जो रूस भी इसका एक उदाहरण है। महत्व, यह सिद्धांत यानी जो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत का महत्व क्या है, यह सिद्धांत भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने और नीति बनाने में मदद करता है। नीति हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे उसमें ये हेल्पफुल साबित होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का चीज क्या है हमारे सिलेबस में, वो हम लोग देखें जरा। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये चीज आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या उपाय है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न देश द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी बच्चों के जन्म को सीमित करने या अंतराल देने के लिए स्वैच्छिक उपाय को प्रमोट किया जाता है। शिक्षा का प्रसार किया जाता है, विशेषकर महिलाओं में शिक्षा से प्रजनन दर में कमी आती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी आने पर लोग कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित होते हैं। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सुरक्षा बढ़ने पर लोग छोटे परिवार को पसंद करते हैं। जागरूकता अभियान, जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव यानी जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट हो सकता है उसको बताने से और परिवार नियोजन के लाभों को बताने से, जागरूकता बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। कानूनी उपाय जैसे विवाह का उम्र बढ़ाने आदि से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये भी जनसंख्या नियंत्रण का एक अच्छा खासा उपाय है। तो ये रहा चैप्टर के सारे थीम, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में जरूरी थी वो सभी चीज़ें आपको बता दिया गया, जो कि आपको थ्योरी के लिए यूज में आएगा। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में थोड़ा देखें। देखिए, जनसंख्या वितरण से क्या मतलब है, किसी क्षेत्र में पुरुष महिलाओं का अनुपात, पृथ्वी पर जनसंख्या के फैलाव का तरीका, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या या एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। जनसंख्या वितरण जो है वो फैलाव से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब, यानी पृथ्वी पर जनसंख्या के फैलाव का तरीका। जनसंख्या वितरण यह दर्शाता है कि लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे फैले हुए हैं, यानी उनके स्थानिक फैलाव का प्रतिरूप बताता है जनसंख्या वितरण। अगला सवाल है, विश्व की लगभग 90% आबादी कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है, 5, 10, 20 या 50? 90% आबादी केवल 10% इलाकों में रहती है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार साफ साफ लिखा हुआ है। यह बात
जनसंख्या के अत्यधिक असमान वितरण को दर्शाता है। विश्व के 90% आबादी महज 10% इलाकों में निवास करती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक भौगोलिक कारक नहीं है? भौगोलिक कारक, जल की उपलब्धता, भू आकृति, औद्योगिकरण। तो देखिए इन तीनों ऑप्शंस में से भौगोलिक कारक कौन नहीं है? तो औद्योगिकरण जो है वो भौगोलिक कारक नहीं है, क्योंकि बाकी जो आप देख सकते हैं जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु, ये तीनों के तीनों भौगोलिक कारक हैं। औद्योगिकरण एक आर्थिक कारक है जो रोजगार के मौके पैदा करके जनसंख्या को आकर्षित करता है, यानी यह एक पुल फैक्टर भी कह सकते हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु भौगोलिक कारक है। अगला सवाल, समतल मैदान और मंद ढलान वाले क्षेत्र जनसंख्या वितरण के लिए क्यों अनुकूल होते हैं? यानी वहाँ ज़्यादा आबादी क्यों बसता है? यहाँ अधिक खनिज पाए जाते हैं, ये कृषि और मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल होते हैं, यहाँ अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थान होते हैं, यहाँ राजनीतिक स्थिरता अधिक होती है। तो समतल और मंद ढलान वाले क्षेत्र जो है जनसंख्या वितरण के लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये कृषि और मानवीय गतिविधियों के लिए अनुकूल होते हैं। यहाँ खेती बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है और बसने के लिए भी ज़्यादा आदर्श होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? मृदा की उर्वरता, नगरीकरण, सामाजिक सद्भाव, वर्षा का पैटर्न। तो यहाँ आर्थिक कारक पूछा है, तो आर्थिक कारक में केवल एक ही है, नगरीकरण। नगरीकरण एक ऐसा आर्थिक कारक है जो रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधा देने के कारण लोगों को आकर्षित करता है, जिससे शहरों की जनसंख्या सघन होती जाती है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व या प्रवास। तो प्रति इकाई रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील निकाला जाता है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर निकाला जाता है। और भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382। और झारखंड की बात करें तो कितना है? तो 414 है। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व गणना का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल घटा के, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल को जोड़ के, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल को भाग दे के, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल को गुना करके। तो सही जवाब हो जाएगा कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या निकलता है? तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है, कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से क्या अभिप्राय है? प्रति वर्ग किलोमीटर किसानों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर कुल जनसंख्या, प्रति कृषि योग्य भूमि पर कुल जनसंख्या, प्रति कृषि योग्य भूमि पर किसानों की संख्या। तो कायिक घनत्व क्या होता है वो हम लोग देख लें। तो प्रति कृषि योग्य भूमि पर कुल आबादी को क्या कहते हैं? यानी प्रति कृषि योग्य भूमि, जैसे प्रति किलोमीटर कृषि योग्य भूमि में कितना आबादी निवास करता है, वही है कायिक घनत्व। तो ये भी कृषि यानी कृषि संसाधन पर जनसंख्या का कितना दबाव पड़ रहा है, इसको समझने में यह चीज मदद करता है। अगला सवाल, विश्व में जनसंख्या के दुगुने होने का समय यानी डबलिंग टाइम तेजी से घटने का मुख्य कारण क्या है? पहले डबलिंग होने में बहुत सारे समय लग जाता था, लेकिन अब डबल होने में केवल कितना पिछला बार लगा है? तो पिछला बार केवल 51 साल लगा है। यानी 400 करोड़ से 800 करोड़ होने में केवल 51 या 53 साल लगा है मात्र। तो बात यह है कि ये कमी क्यों हो रहा है? जनसंख्या दर में वृद्धि की वजह से, मृत्यु दर में कमी की वजह से, प्रवास में वृद्धि की वजह से, नगरीकरण में वृद्धि की वजह से। तो ये मेन कमी जो है मृत्यु दर में कमी की वजह से है। लोग मर कम रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है और इसलिए जनसंख्या दोगुना होने का समय घटा है। अगला सवाल है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अभी अभी हम लोग ऊपर देखे थे, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यहाँ प्रथम अवस्था है निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो देखते हैं इसका क्या सिद्धांत है। तो देखिए इसमें आपको एक बार और क्लियर हम लोग कर देते हैं कि जब दोनों हाई होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होगा? हाई होगा। अब जैसे मृत्यु दर में कमी आ जाएगी और जन्म दर उच्च ही रहेगा तो इसको बोलेंगे स्टेज 2। और अगर दोनों लो हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग स्टेज 3। अगला सवाल है, आप्रवास यानी इमिग्रेशन क्या है? जब लोग किसी स्थान से बाहर जाते हैं या किसी नए स्थान पर आते हैं या अस्थायी रूप से निवास बदलते हैं या अपने देश लौटते हैं। तो इमिग्रेशन मतलब आना। तो आने का मतलब जब लोग किसी नए स्थान पर आते हैं, जब लोग किसी नए स्थान पर आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं। अगला सवाल है, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत में किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ये कौन अवस्था में होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा, क्योंकि दूसरा में मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म दर उतना ही होता है। और इसी अवस्था को तेजी से वृद्धि यानी जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है।
निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर का उदाहरण है? बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च मजदूरी, राजनीतिक अशांति, बेहतर शिक्षा सुविधाएं। यानी किसके वजह से लोग वहां से भागना पसंद करेंगे? रोजगार के अवसर से तो नहीं, उच्च मजदूरी से नहीं, राजनीतिक अशांति, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। राजनीतिक रूप से अगर अशांति इलाका रहेगा तो वहां से लोग भागना चाहेंगे। जैसे कोई युद्ध स्थल, तो युद्ध वाले क्षेत्र से लोग भागना ही चाहेंगे। तो प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी स्थान से दूर धकेलते हैं, जैसे राजनीतिक अशांति, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं। और इसीलिए इसका जवाब क्या हुआ? राजनीतिक अशांति हुआ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अपकर्ष कारक पुल फैक्टर का उदाहरण है? अपकर्ष मतलब ये खींचने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, शांति और स्थिरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं। तो किस वजह से लोग आकर्षित होंगे? तो इसमें से आपदा की वजह से लोग भागेंगे, महामारी की वजह से भागेंगे, लेकिन शांति की वजह से लोग खींचे चले आएंगे। पक्का, अगर शांति रहेगा तो खींचे चले आएंगे, अशांति रहेगा तो भागेंगे। तो अपकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर अवसर, शांति और स्थिरता और अच्छी सुविधाएं। तो ये है क्या है? तो ये अपकर्ष कारक है। अगला सवाल है, क्रूड जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट सीबीआर की गणना कैसे की जाती है? यानी बर्थ रेट की गणना प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या, या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या, 100 व्यक्तियों पर जन्म, या 1000 व्यक्तियों पर कुल जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए बर्थ रेट जो होता है, अच्छा इसका तो यहाँ जवाब ही शामिल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? प्रति 1000 व्यक्ति, 1000 आबादी पर जो जीवित जन्म की जो संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। अगला सवाल है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? उसके गणना में केवल जन्म, मृत्यु, आप्रवास, उत्प्रवास, जन्म, मृत्यु, आप्रवास, उत्प्रवास, केवल जन्म और आप्रवास। तो जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि में जन्म, मृत्यु और आप्रवास, उत्प्रवास यानी प्रवास सबको शामिल किया जाता है, क्योंकि वृद्धि जन्म से हो सकता है, मृत्यु से हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने से हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से क्या है? शहरीकरण को बढ़ावा, कृषि उत्पादन, महिला साक्षरता, खनिज उत्खनन में बढ़ावा। तो महिला साक्षरता में वृद्धि होने से जनसंख्या का एक अच्छा विकल्प, जनसंख्या नियंत्रण के एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से परिवार नियोजन में जागरूकता बढ़ता है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव है? यानी जनसंख्या बढ़ने से क्या गलत होता है? युवा कार्यबल बढ़ता है, संसाधनों पर दबाव, आर्थिक विकास में तेजी, कुशल श्रम की उपलब्धता। तो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो संसाधनों पर क्या है? दबाव बढ़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित है और जरूरत असीमित है। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था विकासशील देशों के लिए खास है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो विकासशील देश किससे होकर गुजरते हैं? तो द्वितीय मतलब जनसंख्या विस्फोट, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर उच्च मतलब रहता है और मृत्यु दर में कमी आ जाती है। जनसंख्या का दोगुना होने का समय क्या दर्शाता है? जनसंख्या की स्थिर होने में लगने का समय, जनसंख्या आधा होने में लगने का समय, जनसंख्या को वर्तमान से दोगुना होने में लगने वाला समय, या 1/3 बढ़ने में लगने वाला समय। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या दोगुना होने में समय जो है, वर्तमान से दोगुना होने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे। विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है कौन? दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या में कौन शामिल नहीं है? तो भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या में तो शामिल नहीं है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा और घने वन के कारण यहाँ अत्यधिक आबादी निवास नहीं करती है। अगला सवाल है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने देश एशिया में है? 4, 6, 8 या 10? तो कितने देश एशिया में है? तो 6 देश एशिया में है। कौन कौन? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। जनसंख्या वृद्धि की गणना में क्रूड डेथ रेट यानी सीडीआर जो मृत्यु दर है उसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो देखिए 1000 व्यक्तियों में जन्म की संख्या, 100 में मृत्यु की, 1000 में मृत्यु, या कुल मृत्यु दर को कुल जनसंख्या से विभाजित करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने लोग मरेंगे उसको बोलते हैं डेथ रेट, और प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे पैदा होंगे उसे कहते हैं हम लोग बर्थ रेट। यानी सीडीआर और सीडीआर, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। अगला सवाल, प्रवास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हो सकते हैं? खनिज की उपलब्धता, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के स्थान, समतल भूभाग, अनुकूल जलवायु। तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हो सकते हैं? तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान की वजह से लोग आते जाते हैं, बिल्कुल। जैसे यरूशलेम, अजमेर, वाराणसी, ये सब जगह, मक्का मदीना, ये सब जगह जो है वो प्रवास का एक कारण हो सकता है, बिल्कुल। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी क्या है? केवल जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की लिंगानुपात। तो जनसंख्या वितरण को समझने के लिए क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों मूलभूत घटक हैं।
जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? दोनों में गिरावट आएगा आपका कौन सा में? तीसरा में, क्योंकि दूसरा में विस्फोट और पहला में तो वृद्धि रहेगा। जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरीकरण के प्रभाव का अध्ययन, जनसंख्या वृद्धि के भविष्य के पैटर्न का पूर्वानुमान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का विश्लेषण, आर्थिक असमानता के कारणों का अध्ययन। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या भविष्य में कैसा बढ़ेगा उसका पूर्वानुमान लगाना, यही है इसका मुख्य विशेषता या मुख्य उपयोग। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, नदी, घाटी, उपजाऊ मैदान, ऊंचे पहाड़। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो होते हैं वो क्या हैं? नदी, घाटियों के उपजाऊ मैदान, वहाँ कृषि के लिए, बसने के लिए समतल भूमि वो प्रदान करते हैं, मानव बस्तियों के लिए अनुकूल होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च होता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक क्या है? आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, जन्म मृत्यु प्रवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, कृषि, उद्योग, सेवाएं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक यहाँ पूछा है, तो 3 मुख्य घटक जन्म मृत्यु और प्रवास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। विश्व की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? उत्तरी गोलार्ध में अधिक भूमि है, उत्तरी गोलार्ध में बेहतर जलवायु है, उत्तरी गोलार्ध में ऐतिहासिक रूप से अधिक विकसित सभ्यताएं रही हैं, सभी। तो बिल्कुल यहाँ तीनों के तीनों कारक यहाँ सटीक हो रहा है। अधिक जमीन भी है, जलवायु भी बेहतर है, और जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वे सभी उत्तरी गोलार्ध में ही तो हुई हैं। जनसंख्या के अत्यधिक तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय सबसे बढ़िया है? वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, परिवहन सुविधा, बांधों का निर्माण। तो इसका सबसे बेहतर उपाय क्या है? परिवार नियोजन करना। अगला सवाल, जनसंख्या घनत्व का अधिक होना किस प्रकार के दबाव को जन्म देता है? सामाजिक सद्भाव में वृद्धि, संसाधनों पर दबाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्वच्छ पर्यावरण। जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन पर दबाव होगा, मतलब जरूरत सामान कम हो जाएंगे और जरूरत वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या वृद्धि में तेजी क्यों आई? जन्म दर में अचानक वृद्धि, बेहतर स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी, बड़े पैमाने पर प्रवास, कृषि उत्पादन में कमी। तो देखिए, चिकित्सा और बेहतर स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में जो कमी जो हुई, उसी की वजह से जनसंख्या में इतना तेज वृद्धि हुआ है। अगला सवाल, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस चरण में जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि या तो धीमी हो जाती है या स्थिर? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? तो कौन सा अवस्था में ऐसा होता है? तो चौथा अवस्था में ऐसा होता है, जिसके बारे में कम ही लोग मानते हैं। अगला सवाल, कौन सा कारक लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए हतोत्साहित करता है? समतल भूमि का अभाव, खनिज संसाधनों की प्रचुरता, परिवहन की सुगमता, उपजाऊ मृदा। तो समतल भूमि की कमी के कारण ही तो लोग पहाड़ी क्षेत्र में निवास नहीं करेंगे, इसीलिए आपका वही कारण हो जाएगा। अगला सवाल, जनसंख्या वृद्धि का कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? रोजगार के अवसर में वृद्धि? बिल्कुल नहीं। गरीबी और बेरोजगारी? हाँ, ये हो सकता है। जीवन स्तर में सुधार? बिल्कुल नहीं। प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि? तो प्रति व्यक्ति ज़्यादा साधन तो नहीं हो जाएगा। तो गरीबी और बेरोजगारी जो है यही उत्पन्न होगा समस्या। यदि किसी देश में जन्म दर 20,000 और मृत्यु दर 10,000 है, यानी 20 प्रति हज़ार है और 10 प्रति हज़ार है, तो वास्तविक वृद्धि दर क्या होगा? तो जन्म दर में मृत्यु दर को घटा देंगे तो 10 प्रति हज़ार यही हो जाएगा आपका वृद्धि, क्योंकि यहाँ तो घटा के ही निकालेंगे। प्राकृतिक वृद्धि दर जो होता है वो जन्म दर और मृत्यु दर को घटा होता है। हालांकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस में ही निकलेगा, यानी आबादी घटता हुआ नजर आएगा। प्रवास के संबंध में पुश और पुल कारक का क्या अर्थ है? केवल सामाजिक, केवल आर्थिक, या लोगों को किसी स्थान से दूर धकेलने वाले या आकर्षित करने वाले कारक, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारक? तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष का यहाँ पूछ रहा है। तो किसी स्थान से दूर धकेलने या आकर्षित करने वाले कारक, इसी को तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी यानी कृषि घनत्व। वहाँ देखे थे कायिक घनत्व, फिर एक देखे थे जनसंख्या घनत्व, अब देखते हैं कृषि घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर कुल जनसंख्या, ये तो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। प्रति कृषि योग्य भूमि पर कुल जनसंख्या, ये तो हो जाएगा कायिक घनत्व। प्रति कृषि भूमि पर कुल कृषकों की संख्या, ये हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ सी हो जाएगा इसका जवाब। प्रति कृषि योग्य भूमि पर कृषकों की संख्या। अब देखते हैं, ये जो शुरू वाला है ये है जनसंख्या घनत्व, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कायिक घनत्व, और तीसरा वाला हो जाएगा क्या? तो कृषि घनत्व। ये 3 प्रकार के घनत्व आप जरूर याद रखें। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका नहीं है? महामारी, अकाल, युद्ध, परिवार नियोजन। तो कौन सा एक प्राकृतिक तरीका नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये आपका ये कृत्रिम तरीका है, क्योंकि ये कोई तरीके नहीं है, ये तो बस हो जाता है। तो ये रहा आपका
इस चैप्टर का मूलभूत चीज़। अब देखिए आपको जो सवाल बताना है वो क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश का नाम बताना है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाले देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यही है आपका आज का सवाल। तो हम लोग आज जो जितना पढ़े उसमें से हम लोग दूसरा पार्ट जो था विश्व का जनसंख्या, उसका हम लोग देखे पूरा एक्सप्लेनेशन, और साथ में देखे कितना, तो 40 MCQ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और बाकी लोगों को भी जोड़ें और चैनल के बाकी जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं।